जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इराक के ऊपर यूएस ने खोया अपना एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ईरान का दावा यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने का। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस पर करी ड्रोन स्ट्राइक। वेस्टर्न मीडिया का भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉरफेयर। और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक ईरान सरेंडर करने को है तैयार। ईरानियन मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियली दावा किया गया कि वेस्टर्न इराक में वहां के रेजिस्टेंट ग्रुप ने यूएस मिलिट्री के एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रेटो टैंकर तो इसको मिसाइल्स फायर करके शॉट डाउन किया था। और दावा ये किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट पर हमला तब हुआ था जब ये यूएस के एक अन्य फाइटर जेट को रिफ्यूल कर रहा था। और ईरान के दावे के मुताबिक इस इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट में सवार सभी 6 यूएस सर्विस मेंबर्स की जान गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से ये कन्फर्म किया गया कि हाँ, इराक के ऊपर अमेरिका का एक KC-135 इन्होंने खोया है। लेकिन यूएस ने यह कहा है कि इस एयरक्राफ्ट में जो 6 क्रू मेंबर्स सवार थे तो उनमें से केवल 4 की ही कैजुअलिटीज़ को फिलहाल अभी तक कंफर्म किया गया है। बाकी जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो लगातार जारी हैं। और यूएस के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ तो उसका पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है। और यूएस की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट किसी दुश्मन की फायरिंग में या फ्रेंडली फायरिंग में लॉस नहीं हुआ है। हालांकि ये बड़ा एक प्रश्न है कि अगर फ्रेंडली फायर में नहीं हुआ है, हॉस्टाइल फायर में भी नहीं हुआ है तो फिर कैसे हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईरान दावा कर रहा है कि वेस्टर्न इराक के ऊपर यूएस का जो KC-135 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है तो उसे इराक के रेजिस्टेंट ग्रुप ने शॉट डाउन किया है और उसमें सभी 6 क्रू मेंबर्स की जान गई है। वहीं यूएस का कहना है कि हाँ, उन्होंने वेस्टर्न इराक के ऊपर KC-135 को खोया है और 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की कैजुअलिटीज़ को कन्फर्म किया गया है। लेकिन यूएस का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट किसी फ्रेंडली फायर में या किसी दुश्मन की फायर में लॉस नहीं हुआ है। लेकिन ये किस वजह से लॉस हुआ है तो उसके बारे में यूएस ने नहीं बताया और यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यूएस के इसी दावे पर कई सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं और कई सारे चाइनीज अकाउंट्स तो यूएस को इस बात के लिए ट्रोल करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के जितने भी एसेट्स लॉस हुए हैं तो उनमें से अधिकतर को यूएस ने या तो फ्रेंडली फायर बताया है या एक्सीडेंटल इंसिडेंट बताया है। जैसे कि अभी कुवैत के ऊपर जो 3 F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए थे जिसको लेकर कहा गया था कि फ्रेंडली फायर में गिरे हैं और मुख्य रूप से कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। लेकिन बाद में जो वीडियो सामने आई उसमें क्लियरली दिख रहा था कि कुवैत का एक F-18 फाइटर जेट ने बहुत ही क्लोज रेंज पर मिसाइल फायर करी थी और उस मिसाइल से एक F-15 फाइटर जेट गिरा था। बाकी यूएस के दावों पर आपके जो विचार आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसी बीच ईरान की जो IRGC है उसने एक बार फिर से दावा किया है कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन तो उसे भी उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचा है। और ईरान की IRGC के दावे के मुताबिक यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो ये पीछे हटके वापस यूएस की तरफ जा रहा है। जबकि यूएस ने ईरान के इस दावे को खारिज किया है और यूएस की सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लगातार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सपोर्ट कर रहा है और समुद्र में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। और उसकी पिक्चर्स भी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की गई थी। लेकिन हाँ, यूएस के सेंट्रल कमांड ने अमेरिका की 5th फ्लीट के USS जेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हुई एक दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी, जिसे बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगी है जो कि यूएस के मुताबिक वॉरशिप की मेन लॉन्ड्री स्पेसिस से ओरिजिनेट हुई थी। और ये भी कहा गया कि इसमें जो आग लगने का कारण है वो कॉम्बैट से संबंधित नहीं है। बाकी शिप का जो प्रोपल्शन प्लांट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और एयरक्राफ्ट कैरियर फुली ऑपरेशनल कंडीशन में है। बाकी इसमें 2 सेलर्स घायल जरूर हुए थे लेकिन उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है और उनकी कंडीशन भी स्टेबल बताई गई है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सपोर्ट के हिस्से के तौर पर जो USS जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है तो ये अभी रेड सी में ऑपरेट कर रहा है। यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये यूएस का एक और मिलिट्री एसेट है जिसके साथ फिर से दुर्घटना हुई है। जबकि CBS न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि यूएस नेवी की एक वेसल जो कि ईरानियन वेसल पर अपने मार्क 45 गन से फायर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए CBS ने अपनी रिपोर्ट में ये जरूर लिखा है कि यूएस ने ईरान की शिप पर जो स्ट्राइक्स करी थी तो उसे उसने मल्टीपल टाइम्स मिस किया है। और ये स्पष्ट नहीं है कि वो केवल वार्निंग शॉट थे इसलिए इनको जानबूझ के मिस किया गया है या एक्चुअल में वो प्रयास कर रहे थे ईरान की शिप को टारगेट करने का लेकिन कर नहीं पाए। बाकी इस क्लेम और काउंटर क्लेम के गेम में आपको किसके क्लेम ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहे हैं तो उस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और क्या आपको लगता है कि ईरान जो दावे कर रहा है कि उसने यूएस के कुछ बेहद ही ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एसेट्स को गिराया है तो वो सच हो सकता है? वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अब ओवर टाइम कर रही है। और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अब इनका जो मेन वेपन है वो है AI। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई सारी डीप फेक वीडियोस, फेक क्लेम्स, फेक पोस्ट तो इनको काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। और ये जो हैंडल्स है ये कुछ ऐसे क्लेम करते हुए आपको दिखेंगे कि भारत ने ईरान को धमकी दे दी है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के शिप्स को पास कर देने वाली रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया है,
सीनियर मिलिट्री लीडर्स की AI जनरेटेड वीडियोस भी आपको दिखेंगी। कुछ में आपको ये भी क्लेम करते हुए दिखेंगे कि भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन प्लान कर रही है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की भी एक AI जनरेटेड वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो इन सभी फेक वीडियो से सावधान रहें और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसे ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से ही वेरीफाई करें। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है तो उनके कुछ ऐसे नाम आपको दिखेंगे, ईरान प्रेस, ईरान मीडिया, और उन सबकी DP आपको एक जैसी दिखेगी, इसमें ईरान का फ्लैग लगा होगा और इनके पास ब्लू टिक भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक्स पर तो जो ब्लू टिक है वो 200 रुपये में मिल जाता है। और अब एक्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि कौन सा अकाउंट किस कंट्री से ऑपरेट कर रहा है, तो भी आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह की जो फर्जी न्यूज़ फैला रहे हैं तो उनमें से शायद ही आपको कोई ऐसा अकाउंट मिलेगा जो कि ईरान में बेस्ड होगा। और ये सारे के सारी फर्जी बॉट अकाउंट्स हैं जो कि भारत के एडवर्सरीज द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि PIB फैक्ट चेक और भारतीय विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक हैंडल्स को फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ और लोगों को भी फॉलो जरूर करवाएं ताकि वे भी इन फेक न्यूज़ से अलर्ट रहें। और भारत के खिलाफ अभी केवल इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा ही नहीं चल रहा है, बल्कि एक अलग ही तरह का नैरेटिव वॉरफेयर भी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके एक ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक भारत पहुंच गया था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के 2 टैंकर्स पुष्पक और परिमल, तो भारत और ईरान के बीच हुई डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद इनके लिए भी सेफ पासेज को पास किया गया है। और जबकि आज 13 मार्च को भी भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर कन्वर्सेशन हुई है और जिसमें उन्होंने इस रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया था। और ईरान के विदेश मंत्री ने लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में अपने भारतीय काउंटर पार्ट को ब्रीफ किया था। और भारतीय विदेश मंत्री ने रीजनल और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर भारत के बायलैटरल और मल्टीलैटरल कॉपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए भारत की रेडीनेस के बारे में उन्हें बताया है। और इस पूरे क्राइसिस में भारत ने अपनी जिस तरह की बैलेंस्ड पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है, तो यही बात वेस्ट में शायद कई सारे लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो फिर वो भारत के खिलाफ एक नया तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। जैसे कि भारत और ईरान के लीडर्स की जब बात हो रही है तो उस पर वेस्टर्न मीडिया कुछ ऐसे रिपोर्ट्स डाल रही है कि देखिए भारत ने इसराइल को धोखा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन बेस्ड द इकोनॉमिस्ट जैसे मीडिया हाउसेस कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि उथल पुथल से भरी दुनिया भारत के लिए बेहद ही ज़्यादा भयानक स्थिति है। और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जबकि फैक्ट यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें लगभग सभी देशों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया को ये वाली बातें हजम नहीं हो रही हैं कि इन सब केओस के बावजूद भी भारत हर बार कैसे ग्लोबल क्राइसिस में सबसे बेटर पोजीशन पर रहता है अन्य देशों की तुलना में। और इसी वजह से इनका जो फोकस है वो हमेशा भारत पर ही है। और ये कह रहे हैं कि भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मानो ग्लोबल क्राइसिस से अन्य कंट्रीज को तो फ्री की सप्लाई मिल रही है। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव वॉरफेयर है भारत के खिलाफ, जिसमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही दिखाया जा रहा है ताकि भारत के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाए, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए और भारत भी इसमें बिजी हो जाए। यह है इनका मेन ऑब्जेक्टिव। जबकि देखा जाए तो उथल पुथल से भरी दुनिया केवल भारत के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहद ही भयानक स्थिति होती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में कांधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन के फ्यूल डिपो पर बॉम्ब गिराए थे और इसमें एक बार फिर से काबुल के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं तो वो भी हिट हुए हैं और इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं। करीब 6 लोग मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और दर्जन भर से अधिक घायल हुए हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स सिविलियंस को टारगेट करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखी है। लेकिन पाकिस्तान की इसी एयर स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कोहाट मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया है। जैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स के क्वार्टर्स, उनके वेपन्स के स्टॉक पाइल्स, तो इनको भी टारगेट किया गया है। और आप इसे एक तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री का नर्व सेंटर भी कह सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अफगान तालिबान जिसके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है, तो वो जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रही है तो बेहद ही प्रिसाइज रह रही है और जैसे मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है और कोलेटरल डैमेज लगभग ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स जो कि अफगान तालिबान की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर एयरफोर्स है, उनके पास प्रॉपर पायलट्स हैं। इसके बावजूद भी जब वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करी है रात के समय और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है दिन के समय। खैर बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारतीय सेना की गजराज कोर के अंडर भारतीय सेना के प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ने सफलतापूर्वक लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया था। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि भारतीय सेना की जो वज्र कोर है तो उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से आज एक वीडियो पोस्ट करी थी जो कि इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज की है, जिसमें सिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशंस में भारतीय सेना की इस वज्र कोर फॉर्मेशन ने अपनी कॉम्बैट पावर को प्रदर्शित किया। लेकिन इस पोस्ट को इस बार इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी पोस्ट किया गया है, यानी कि जिन तक ये मैसेज पहुंचाना था उन तक शायद पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर एक फुटेज चल रही है जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि ये एक ड्रोन फुटेज है और इसमें आपको जो 2 व्यक्ति नीचे दिख रहे हैं तो उनको ईरान के IRGC का ऑपरेटिव बताया गया है जो कि इसराइल के ड्रोन के सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कंफर्म किया गया है
कि ये जो ड्रोन फुटेज दिखाई जा रही है AI जनरेटेड है, तो इसलिए ऑब्वियसली जो दावा किया जा रहा है कि IRGC के ऑपरेटिव्स ने सरेंडर किया है, तो वो दावा भी गलत है। वहीं इसी बीच US प्रेसिडेंट की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ईरान को निर्णायक रूप से हरा रहा है। और एक पोस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स को निष्क्रिय कर दिया गया है और उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स नष्ट कर दिए गए। और साथ ही उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स पर स्थिति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया और कहा है कि अमेरिका के पास भारी सैन्य शक्ति है और उन्होंने ईरान के नेतृत्व के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा क्लेम ये भी किया है कि जो ईरान है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में कोई नहीं जानता कि अब लीडर कौन है, तो इसलिए वहाँ पे इस सरेंडर को अनाउंस करने के लिए कोई है भी नहीं। और US प्रेसिडेंट की तरफ से दावे तब हैं जब ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का नाम ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, जो कि पहले वाले सुप्रीम लीडर खामेनाई का ही बेटा है, मुस्तफ़ा खामेनाई। जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामेनाई को लेकर भी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कुछ रिपोर्ट जारी की गई थी कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है, तो उन्होंने भी एक एयर स्ट्राइक में अपना एक पैर खो दिया है और अभी वो कोमा में है। और दावा किया जा रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है कि इस वॉर को ईरान की तरफ से कौन डायरेक्ट कर रहा है। और रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं किया गया कि जो मुस्तफ़ा खामेनाई हैं, तो क्या वो उसी सेम एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे जिसमें उनके पिता की मृत्यु हुई है, या फिर किसी दूसरी एयर स्ट्राइक में घायल हुए हैं। और वेस्टर्न मीडिया के इस दावे में कितनी सच्चाई है, तो उस पर भी अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जबकि इसी बीच ईरान के मिलिट्री के जो प्रवक्ता हैं वो तो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर अब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पोर्ट्स पर जरा सा भी हमला हुआ, तो इस तरह की स्थिति में वे इस रीजन के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर फायर करेंगे, जिससे US और उनके एलाइज को फ़ायदा पहुंच रहा है। और जबकि ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने US प्रेसिडेंट के लिए भी मैसेज दिया है कि वॉर को स्टार्ट करना हमेशा एक आसान मुद्दा होता है, लेकिन उसको समाप्त करना तो वो कुछ ट्वीट करके तो नहीं होगा। और फिर आगे उन्होंने ये लिखा है कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम अपनी गलती को खुद से स्वीकार नहीं करते हो और उसकी कीमत नहीं चुकाते हो। बाकी अमेरिका ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है। और अगर US सोल्जर्स ईरान में डिप्लॉय किए जाते हैं तो वहाँ पे उनके 3 मेन टारगेट्स रहेंगे। पहला, न्यूक्लियर वेपन्स और फैसिलिटीज़ को सिक्योर करना। दूसरा, महत्वपूर्ण मिलिट्री और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट कॉलेप्स हो जाती है तो कंट्री को स्टेबलाइज करना। कल 12 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोन पर बातचीत करी है और साथ ही साथ इस बढ़ते हुए तनाव पर उन्होंने अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त करी है। और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि गुड्स और एनर्जी के एक सेफ ट्रांजिट के साथ साथ भारतीय नेशनल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी भारत की उच्च प्राथमिकता है। बाकी पीस और स्टेबिलिटी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए आग्रह किया है। इसी बीच वियॉन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक ईरानियन नेवी की जो शिप IRIS-11 जो कि 4 मार्च से कोची में ही डॉक्ड है, तो भारत आज ही ईरान की शिप के 183 क्रू मेंबर्स को स्वदेश वापस लाने के लिए तैयार है। लेकिन ये होगा कैसे, तो इसके बारे में फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बाकी एक अपडेट ये है कि भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने भारत की पहली ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है और इस फैसिलिटी पर एडवांस्ड अनमैन्ड मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स को बनाया जाएगा। बाकी आज इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन में ईरान के राजदूत की तरफ से कहा गया कि हमने कई बार कहा है कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ये ज़रूरी होगा तो हम इसके लिए तैयार हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने US के साथ नेगोशिएशंस को फिर से स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन नेगोशिएशंस को टेबल पर ही डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इसलिए अब हम सभी सरकारों से यही कहना चाहते हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन ईरान युद्ध के लिए तैयार भी है। ईरान के राजदूत को तो ये भी कहना था कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और आप निकट भविष्य में एक अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ईरान के राजदूत से जब ये पूछा गया कि क्या भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफ पासेस मिलेगा, तो उनका ये कहना था कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारत हमारा मित्र है और आप इसे अगले 2 से 3 घंटे के अंदर देखेंगे भी। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शाम की प्रेस ब्रीफिंग में US के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भी दावा किया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर घायल हैं और संभवतः वो डिसेबल हो गए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की कल स्टेटमेंट भी आई थी, लेकिन उसमें ना तो कोई आवाज़ थी ना तो कोई वीडियो, वो केवल एक रिटन स्टेटमेंट थी। और वो रिटन स्टेटमेंट क्यों थी, तो मुझे लगता है कि आपको पता है क्यों। और US के डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर डरे हुए हैं, वे घायल हैं और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है। अब ईरान की कमान किसके हाथ में है, शायद ईरान को खुद भी नहीं पता है। जबकि आज की प्रेस ब्रीफिंग में US मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है कि ऑपरेटिंग एरिया पर काइनेटिक फायर्स का सबसे हैवीएस्ट डे था। हमने 6000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और हर एक घंटे में हमारे स्ट्राइक पैकेज का लॉन्च जारी रहेगा। जबकि US मिलिट्री की तरफ से भी बताया गया कि US की आर्टिलरी फोर्सेस ने इतिहास बनाया है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से ईरान के सबमरीन को डिस्ट्रॉय करके। बाकी अब समय है आज के इतिहास का,
आज के दिन 1986 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायब सूबेदार नाफे सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1966 में 1 असम राइफल्स के लांस नायक पदम बहादुर सनवार, 1961 में 13 असम राइफल्स के राइफलमैन नंदन सिंह और 2001 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन बच्चू सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को ऑपरेट करता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।